ऐसी कौन सी डेवलपमेंट की अवस्था है, डेवलपमेंट की स्टेज कौन सी है जहां पे आप क्रिएटिव होते हैं, जहां पे आप डिफरेंट टाइप से तर्क निकालते, खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही। तो आप हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे, आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। आज मैं फिर से आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आया हूं जो मॉक टेस्ट नंबर 20 है। इससे पहले मैंने जो 19 मॉक टेस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। होपफुली अगर आपने उनको देखा होगा तो आपको काफी ज्यादा मात्रा में सपोर्ट मिल गया होगा। आज तक जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं सभी में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर थोड़े से भी अगर आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल गया होगा। तो चलते हुए स्टार्ट करेंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे आप यूपी टेट की कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस की। इन सारे एग्जाम्स के लिए आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। यूपी टेट की बात करें तो आपको पता है यूपी टेट की एग्जाम डेट तो आ ही गई है। 29 और 30 अगस्त को इसकी 29 और 30 जनवरी को इसकी डेट बताई गई है। कितनी? 29 और 30 जनवरी को यूपी टेट की एग्जाम डेट बताई गई है कि इससे पहले जो है वो एग्जाम करवा लेंगे यूपी टेट का, है ना। और सीटेट की बात करें तो ये दिसंबर में तो हो ही जाएगा होपफुली, है ना। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत बढ़िया लगी, बहुत बेहतरीन लगेगी। और आज तक मैंने जितने भी वीडियो दिए हुए हैं सभी में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं जो बार बार प्रीवियस में रिपीट होते हैं, है ना। चलते सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से बने हुए हैं। ओवरऑल आज कुछ 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन हम इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें कि कोई भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाए तो हम इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाए वहां पे, है ना। मेरा मेन मुद्दा यही होता है पढ़ाने का कि हमारा देखो रोट मेमोराइजेशन पे बिल्कुल मत जाना, रटना आपको कुछ भी नहीं है ना। आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है तो आप इजीली पढ़ के आप अच्छा खासा स्कोर करोगे सीटेट में। चलिए, अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ये कोई कहने की बात है नहीं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो फिर आप कर दीजिएगा। चलते फिर फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, बढ़िया तरीके से समझेंगे और सारे क्वेश्चन मैं आशा करता हूं आपको सारे बहुत ही बढ़िया से समझ में आएंगे। और कहीं पे डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे 110%। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि द कंसंट्रेशन एंड क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट, यानी एकाग्रता, यानी क्या लिखा हुआ है कंसंट्रेशन यानी एकाग्र। जब आप एकाग्र होकर किसी चीज को देखते हैं, कंसंट्रेट करते हुए देखते हैं तो, और क्रिएटिविटी इज रिलेटेड यानी जब आप कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं, लिखा हुआ है ना कि एकाग्रता एवं रचनात्मकता का संबंध किस प्रकार के विकास से। आपको पता है डेवलपमेंट की प्रक्रिया के बारे में कि डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, यानी हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होता है, जहां पे आनुवंशिकता और वातावरण आधा आधा रोल निभाते हैं दोनों विकास की प्रक्रिया में। देखो अब इन्होंने बोला है कि विकास का ऐसा कौन सा चरण है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है, डेवलपमेंट का कौन सा ऐसा प्रकार है जहां पे नया क्रिएटिविटी आपके अंदर आती है, आप नई चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं, है ना। वो कौन सा होता है? क्या सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, बौद्धिक विकास है, भावनात्मक विकास। देखो यहाँ पे कोई भी इमोशंस की बात नहीं हो रही है ना, और ना ही यहाँ पे किसी समाज की बात हो रही है कि आप समाज में रह के ये काम करते हैं, कोई भी काम है सोशलाइजेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, ना ही नैतिक विकास की बात हो रही, मोरल डेवलपमेंट की यहाँ पे कोई बात नहीं, और आपके संस्कारों की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही बौद्धिक विकास, यानी आपका दिमाग कैसा है, आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से समझते हो, आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, आपके सोचने समझने की क्षमता कैसी है ना, आप उसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हो कि क्रिएटिविटी का आप कुछ भी करोगे तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या, दिमाग से ही करोगे ना, संज्ञान से ही करोगे। आप किस तरीके किस चीज को कैसे देख रहे हो, अन्वेषण कर रहे हो, खोज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग से संबंधित है ना, संज्ञान से संबंधित है। इसलिए हम जाएंगे बौद्धिक विकास के साथ में, ये बुद्धि का विकास है कि जैसे जैसे आपका आईक्यू लेवल बढ़ता चला जाता है आप उस तरीके से क्रिएटिव होते हो, है ना। चलिए होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई कोई। तो वही बात यहाँ पे बोली गई थी कि विकास का ऐसा कौन सा प्रकार है, तो वो है हमारा बौद्धिक विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट, यानी यहां पे क्या बहुत बात बोली जा रही है कि विकास के किस चरण में व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। यानी विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है, कौन सी ऐसी अवस्था है बता रहे हैं जहां पे व्यक्ति को व्यावसायिक समायोजन मतलब अपने फ्यूचर के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में इंसान सोचने लगता है। मतलब कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जहां पे व्यक्ति जो होता है वो व्यावसायिक समायोजन की समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करता है कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, क्या नहीं करना, हमारा करियर क्या होगा, हमने क्या डिसाइड किया है आगे करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो ये प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं जीवन में जो आती हैं
वो किस चरण में आज बोल रहे हैं? इंसान जहां पे समझने लगता है, बच्चा जहां पे इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है, वो कौन सा चरण है? क्या वो प्रौढ़ अवस्था है, किशोरावस्था है, बचपन है, शैशवावस्था है? शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, यहाँ पे बच्चा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बताइएगा? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बचपन की यहाँ पे बात होनी हो रही, बचपन में भाई आप प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर कहाँ पे आती है? वहां तो आप खेल कूद में चीजें करते हैं, मजाक मजाक में। प्रौढ़ अवस्था की बात यहाँ पे हो नहीं रही, यहाँ पे बात हो रही है किशोरावस्था की, एडोलेसेंस की बात हो रही है कि जब आप 11 से कितने होते हैं, 18 वर्ष के होते हैं, उस अवस्था की बात हो रही है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल के जब आप होते हैं, उस अवस्था की बात हो रही है कि जब आप व्यावसायिक समस्याओं का समायोजन करने लगते हैं, है ना? ऐसी समस्याओं का आना जो स्वाभाविक, पहली बात तो लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना स्वाभाविक, आप जानते हैं, है ना? अगर सब कुछ आपको ऐसे ही मिल जाएगा तो फिर आप जीवन में तमन्ना किस चीज की करोगे, है ना? तो जीवन में अधूरी ख्वाहिशें जो होती हैं वही लक्ष्य को पाने के लिए हमें आगे बढ़ाती हैं, है ना? तो कोशिश करो अपने लक्ष्य को पाने की, यानी जो भी करना है कंटिन्यूस काम करो, रेगुलर काम करो, सफलता आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, बट आप काम करिए डेली पर डेली, है ना? आप ये मत करिए कि यार महीने भर किया, 10 महीने किया, 1 साल किया, उसके बाद में बंद कर दिया कि सक्सेस नहीं मिल पाई। हो सकता है आपको कल ही सक्सेस मिलने वाली हो, है ना? आप नहीं कह सकते कि सफलता आपको कल कल मिल रही है, आज मिल रही है, बट आप काम करो, रिजल्ट 100% मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पे समझ गए होंगे फुली, एडोलेसेंस की बात करी जा रही थी कि जहां पे व्यक्ति जो होता है वैकेशनल एडजस्टमेंट के बारे में सोचने लगता है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात बोली जा रही है। यहाँ पे एक आपको असर्शन दिया गया है और एक आपको रीजन दिया गया है, और देखते हैं स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, उसके रीजन में क्या बात कही गई है। यहाँ पे बोला जाएगा कि दोनों एक दूसरे के लिए गलत हैं, दोनों एक दूसरे के लिए गलत हैं। ए स्टेटमेंट और आर स्टेटमेंट दोनों गलत हैं या रॉन्ग कैसे हैं, है ना? चलिए अब स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स learn to behave in gender appropriate ways by observing and imitating same sex adults। यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि जो बॉयज होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं, अपने से बड़े लोगों का यानी सेम सेक्स वालों का क्या करते हैं, देख के उनका इमिटेशन करके सीखते हैं, यानी अपने से बड़े लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं। जैसे लड़के हैं तो वो लड़कों को देख के क्या नाम अप्रोप्रिएट करके ऑब्जर्व करके सीखेंगे कि भाई मुझे कमाना पड़ेगा, लड़का हूं तो काम तो करना ही पड़ेगा बाहर जाके, लड़के तो खाना तो बनाना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट भी होना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में का कहने का मतलब है कि बॉयज जो होते हैं वो बॉयज का इमिटेशन करके अनुकरण करके सीखते हैं, और गर्ल्स जो होती हैं वो गर्ल्स का इमिटेट करके यानी अनुकरण करके सीखती हैं कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, और उन्हीं के अनुरूप वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, किसी का इंस्पिरेशन बनती है। जैसे मान लीजिए हिंदी में भी लिखा हुआ है कि लड़के और लड़कियां समान लिंग वाले वयस्कों को देखकर और उन्हें सीमित करके लिंग के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। यानी सीमित का मतलब नकल करना सीखते हैं, यानी अपने से बड़े लोग जो होते हैं उनका अनुकरण करके वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए अब ये तो बात एकदम बढ़िया बात बोल दी गई है कि देखो भाई लोग तो होते हैं अपने से अनुकरण करके लोगों से सीखते हैं, अपने से बड़े जो होते हैं उनका अनुकरण करके ही सीखते हैं। मे बी अच्छा ऑप्शन है, ठीक बात है। लेकिन इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या रीजन क्या बताया गया। रीजन लिखा हुआ है कि जेंडर इज अ प्योरली बायोलॉजिकल कंसेप्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दावे में यानी रीजन में लिखा हुआ है कि लड़के और लड़कियां समान लिंग वाले वयस्कों को देखकर और उन्हें सीमित करके नकल करके लिंग के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। ये बात तो ठीक हो गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि लिंग एक जैविक संरचना है। बताना पड़ेगा सही विकल्प कौन सा है, बताइएगा। देखो अगर यहाँ पे बात करी जाए लिंग की, यानी अगर आपके सामने जेंडर लिखा हुआ है और अगर आपके सामने सेक्स लिखा हुआ है, तो जेंडर जो होता है ये क्या होता है, सोशलाइजेशन यानी सामाजिक। कैसा होता है, सामाजिक होता है। कैसा होता है, सामाजिक होता है। लेकिन सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। कैसा होता है, सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। मतलब ये जेंडर जो यहाँ पे जेंडर की बात करी गई, जेंडर जो है यानी ये लिंग जो है ये समाज ने बनाया हुआ है कि लड़का जो है बाहर काम करने के लिए जाएगा और लड़की घर में खाना बनाएगी। मतलब ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है, ये रूढ़िबद्धताएं ये जो फैली पड़ी है ये सामाजिक होती हैं, ये समाज ने बनाई हुई है। लेकिन अगर आप लड़का है लड़की तो ये सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल होता है। तो यहाँ पे क्या बात बोली गई कि जेंडर इज अ बायोलॉजिकल, तो ये तो गलत बात हो गई है। लिंग जो है वो बायोलॉजिकल नहीं होता है। सेक्स की बात करी जाए, देखो आप इंग्लिश में एक बार नजर जरूर डाल लेना, हिंदी में कभी कभी दोनों में लिंग लिख के आ जाता है, जेंडर को भी लिंग लिख के आएगा और सेक्स को भी लिंग लिख के आ जाएगा, है ना? तो आप एक बार इंग्लिश में नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश वाला ही परफेक्ट माना जाता है, सही माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, तो गलत बात हो गई, है ना? लिंग जो है वो जैविक ना होके कैसा है, सामाजिक है, तो दोनों गलत है ना? लेकिन ऊपर वाला सही था, ए ऑप्शन सही है लेकिन आर गलत है। तो कहां पे लिखा हुआ है, ए सही है और आर गलत है। फोर्थ में लिखा हुआ है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है और आर गलत है।
क्लियर नहीं बात? होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। देखो पहले वाले में एकदम बढ़िया बात बोली गई थी कि बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं अपने से बड़े लोगों का इमिटेशन करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, तो ये बात एकदम बढ़िया थी। मतलब कि वही तो लड़के लड़कों को देख के इंस्पायर होते हैं कि यार मुझे उनके जैसे बनना है, मुझे उनके जैसे काम करना है। लड़कियां लड़कियों को देख के इंस्पायर होती हैं, तो ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया था जेंडर, तो जेंडर जो होता है वो सामाजिक होता है और सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। क्लियर बात? चलते समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बात बोली गई थी, समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए बढ़िया तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करिए तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी, क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लर्निंग एट द एज ऑफ 10 to 12, यानी 10 से 12 साल की जब अवस्था में आप होते हैं तो उस समय में सीखने का सबसे ज्यादा क्रिएटिव तरीका कौन सा होता है, कौन सा उपागम सबसे अच्छा होता है। कह रहे हैं कि 10 से 12 वर्ष की आयु में सीखने का सर्वोत्तम उदाहरण पहचाने, यानी जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे बात करी जा रही है, आपको बताना होता है कि 10 से 12 साल की जब अवस्था में बच्चा होता है तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, कहां पे बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा, बच्चा एक्टिव कहां पे होगा, है ना। चाहे आप यूपी टेट प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप सी टेट प्रिपेयर कर रहे हो, यूपी टेट का एग्जाम डेट आ गई है, आपको सभी को पता है कि 29 और 30 जनवरी रखी गई है, यानी जनवरी में यूपी टेट का एग्जाम करा लिया जाएगा। अगर आप सी टेट कर रहे हो, यूपी टेट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो हमसे। चलिए अब देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बच्चे की ध्यान अवधि सबसे लंबी होगी। देखो 10 से 12 वर्ष की अवस्था की बात करिए तो यहाँ पे बच्चा अपने आप में ही क्रिएटिव होता है। सिंपल बात है कि 10 से 12 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, उसकी जो सोचने समझने की क्षमता होगी, वो ध्यान करने की अवस्था होगी, वो बढ़िया होगी। तो ये बात ठीक है। यहाँ पे बच्चा दूसरों का सहयोग भी करेगा, ठीक बात है। यहाँ पे बच्चा एक्टिव, भाई जहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा यानी दूसरों का सपोर्ट कर रहा होगा, मदद कर रहा होगा, सहयोगात्मक अधिगम कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली अपने आप में अच्छा ऑप्शन होगा ना, तो ये भी ठीक है। लेकिन खराब गत्यात्मक कौशल, भाई 10 से 12 वर्ष की अवस्था में बच्चा अपने आप में एक्टिव होता है तो गत्यात्मक खराब क्यों होगा, है ना। हर प्रकार की वो एक्टिविटी करेगा तो गलत बात हो गई, है ना। अब यहाँ पे 4 में लिखा दूसरी भाषा सीखने में रुचि नहीं होगा, ऐसा क्यों है, दूसरी भाषा सीखने में भी रुचि लेगा, है ना। भाई एक क्या होता है कि इस टाइम पे क्या होता है, बच्चा क्रिएटिव होता है, सीखने समझने की कोशिशें करता है। ऐसा नहीं होगा कि उसको एक लैंग्वेज आती है दूसरी सीखने की कोशिश नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ए और मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है, फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो एकदम बढ़िया ऑप्शन है। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। देखो पढ़िएगा और होपफुली आप जवाब जरूर दे पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और जवाब दीजिए कि यहां पे क्या बात बोली जा रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि आर डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू, यानी जहां पे सार्थक मीनिंग मेकिंग लर्निंग हो रही होगी, यानी ज्ञान जो होगा जहां पे बातें भी होंगी वो भी मीनिंग मेकिंग होंगी, यानी जिनका कुछ ना कुछ बढ़िया अर्थ होगा, सार्थक अर्थ होगा। ऐसे में कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण पहलू कौन सा होता है जहां पे आप मीनिंग मेकिंग लर्निंग करते हैं, सीखते हैं अच्छी चीजों को, तो वहां पे कैसा होगा, क्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया होगी, ड्रिल एवं द्वारा को ब्रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करना, आपको रटना तो कुछ है ही नहीं, है अपने आप में गलत है। पुरस्कार और दंड की डब्ल्यूएचओ ने और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने विरोध किया है कि आपको बच्चे को मारना तो है नहीं, मुर्गा मुर्गी बिल्कुल नहीं उनको बनाना। उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ की कोई यहाँ पे बात नहीं हो रही। अगर आप सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, बच्चे आपस में पूछते हैं क्वेश्चंस को, तो वहां पे बच्चा अच्छा एक्टिव होता है और आपस में इंटरेक्शन करता है, तो वहां पे मीनिंग मेकिंग लर्निंग होती है, वो एक्टिव भी होता है और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट भी करता है, सीखता भी है नई चीजों को। मान लीजिए क्लासरूम में आप बैठे हुए हो और जब आपको बच्चों में ही डिस्कशन करा दिया जाए, है आपस में ही आपका ग्रुपिज्म करा दिया जाए कि आप एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे, तो बच्चे अपने आप में एक्टिव होते हैं, वहां पे अच्छा सीखते हैं बच्चे, है ना। तो मे बी फर्स्ट ऑप्शन, मे बी क्या 100% फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बोली जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक जो होते हैं वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। देखो अब यहाँ पे कह रहे हैं, लास्ट में सारे ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसकी वजह से थोड़ा सा छिप जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? छात्र का हित में भी देखो, जहां पे छात्र का हित होगा यानी बच्चे के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो तो बच्चा एक्टिव होगा, बढ़िया बात है यहाँ पे, ठीक बात है ना भाई। आजकल के टीचर को बच्चों के प्रति संवेदनशील रहना पड़ेगा, मतलब बच्चा जैसे सीखने की कोशिश करता है आप वैसे सिखाओ, बच्चा जल्दी सीखेगा, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा है कि क्लास 5th तक या क्लास 8th तक बच्चे की मदर टंग में आप पढ़ाने की कोशिश करो, जो बच्चा घर से एक्सपीरियंस लेके आता है उनको आगे बढ़ाओ, बच्चा अच्छा सीखता है ना। तो बच्चे के हित में काम करोगे, अच्छी बात है। छात्र का भावनात्मक स्वास्थ्य यानी उसके इमोशंस कैसे हैं, वो कैसा उसका हेल्दी है कैसा नहीं है, तो बच्चे के हित में काम कर रहे हो, ठीक बात है। शैक्षिक रणनीतियां यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो भी ऐसे बना रहे हो, बच्चे के अनुरूप बना रहे हो, मतलब बच्चा का पहले आप क्या कर रहे हैं, डायग्नोस करके उसका आकलन कर रहे हो कि बच्चा कहां पे, उसमें कमी कहां पे रह गई, है ना। उस अकॉर्डिंग आप अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराते हो और टीचिंग लर्निंग प्लान बनाते हो उस अकॉर्डिंग कि बच्चे को इस तरीके से बताऊंगा या ये एग्जांपल बताऊंगा तो बच्चा अच्छे तरीके से समझ जाएगा। और एक क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा होता है तो आपको डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, वहां पे एक ही डंडे से आप सभी को मत हाँकिएगा। मेरा मेन मुद्दा ये रहता है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, ऑप्शन को बढ़िया समझा करो सारी चीजों को, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा डिटेल में आप कर पाओगे बढ़िया तरीके से, है ना। कोई भी इधर उधर दिमाग जाएगा ही नहीं, आप अच्छे तरीके से कर लोगे जब आप डिटेल में पढ़ोगे, है ना। तो शैक्षिक रणनीतियां भी ठीक बात है कि आप उनके अनुसार पढ़ा रहे हो। छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ यानी बच्चा जिस परिवेश से आया है उसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि जो भी एक्सपीरियंस लेके आया है उनको महत्व देकर आप उन्हीं के अकॉर्डिंग नई नॉलेज को बिल्ड करते हो, नई देखो पुरानी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही उसके बेस पर भी आप नई इन्फॉर्मेशन को बिल्ड करते हो, है ना। तो आपकी लर्निंग बढ़िया होती। मान लीजिए आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th में आप मतलब हर क्लास में स्टैंडर्ड वाइज सिलेबस होता है, ऐसा नहीं आप नर्सरी में बैठे हो 12th का पढ़ा दिया जाए, ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सारे के सारे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फोर्थ आंसर जो है एकदम राइट आंसर है ओवर हियर लास्ट वाला। क्लियर नहीं बात? 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट पे और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, होपफुली क्लास अच्छी लग रही हो तो यार लाइक शेयर कर देना ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है जब आप थोड़ा सा रुझान मेरी तरफ दिखाते हैं और पढ़ते हैं समझते हैं, क्योंकि टाइम पास बिल्कुल मत करना, है ना। सीटेट की बात करें यूपीटेट दोनों ही जनवरी तक हो जाएंगे, तो तैयारी आप अभी से बढ़िया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेटिव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमेना इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड, यानी बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत करते हैं, यानी सहानुभूति सिद्धांत करते हैं मान लीजिएगा। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी बच्चे जो होते हैं विभिन्न घटनाओं के बारे में सिद्धांतों को जानने की कोशिश करते हैं, कह रहे हैं कि विभिन्न लिखा हुआ है ना कि नेटिव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमेना, यानी बच्चे जो होते हैं विभिन्न प्रकार के फिनोमेना को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी जानकारी इंफॉर्मेशन को गढ़ते हैं, यानी सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चा जब नई इंफॉर्मेशन को सीखने की कोशिश कर रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों की इन धारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती दे। और यहाँ पे क्या लिखा होता कि बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में, यानी जो उनके एक्सपीरियंस हैं, है ना, उनको क्या कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए क्लासरूम में बच्चा आया अपने घर के बारे में कोई एक नॉलेज बताने लगा कि आज कोई इंफॉर्मेशन बताने लगा कि आज जो ये हुआ, है ना, आपको तुरंत डांट दिया आपने कि ये बातें घर में क्या करो, यहाँ मत बात करो ऐसी बातें। मतलब जो भी अगर अच्छी बातें कर रहा है बच्चा तो उसको एज अ जो है, मतलब कि अगर बच्चा सही बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, तो उसको एज अ चुनौतीपूर्ण आपस में संवाद करा दीजिए, डिस्कस करा दीजिए कि बच्चा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। आप उसको जजमेंट कर लीजिए कि मतलब बच्चे को समझिए, तो उसकी बात को सुनिए, तो एटलीस्ट वो क्या कह रहा है, हो सकता है उसकी बात में कोई अच्छी बात छिपी हो, है ना। तो उसके एक्सपीरियंस को सुनिए आप। तो वही बात लिखा हुआ है कि बच्चों की इन धारणाओं को संवाद के माध्यम से चुनौती दें। देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया बात बोल दी है कि बच्चे की जो धारणाएं हैं, बच्चा जो एक्सपीरियंस लेके आया है उसको आप संवाद पूर्वक उसको रेस्पेक्ट दीजिए और उसने जो कहा है उसकी बातों को सुनिए, है ना। चुनौतीपूर्ण काम करिए ताकि समझ, जब आप भी समझ पाओगे कि हो सकता है बच्चा अच्छी बात कह रहा है, सही बात कह रहा है, तो मे भी अच्छा ऑप्शन है। बच्चों के इन विचारों को खारिज करें, खारिज नहीं करना, बच्चों के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम करना है आपको। चलिए अब यहाँ पे ये तो गलत हो गया, बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को नजरअंदाज, आप बच्चों के विचारों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप उनको इग्नोर करेंगे तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या हुआ, है ना। फिर तो आप अपने डंडे से हाँ करेगा कि नहीं मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं तो ऐसे टीचर हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एज अ टीचर आप बिल्कुल, आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते आप बच्चे को, है ना। क्या लिखा हुआ है, बच्चों को ऐसे विचारों के लिए डांटे जो उनके शिक्षण में बाधा डालते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, डांटना फटकारना बिल्कुल मना है ना। सिंपल आप बच्चे को समझाइए, पढ़ाइए और उनके अकॉर्डिंग काम करिए। तो ये भी बात गलत हो गई यहाँ पे, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां पे आप बच्चे के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो और बच्चे के जो एक्सपीरियंस है उनको संवाद यानी डिटेल में डिस्कस कर रहे हो कि बच्चा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। चलिए होपफुली आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखो
बचपन की अवधारणा क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, यानी बचपन की अवधारणा क्या होती है, बचपन होता क्या है ना? आपको भी बचपन की बहुत सारी बातें याद होंगी, तो हो सके टाइम को यूज करो यार मेरे, नहीं तो फिर ये भी निकल जाएगा, बचपन जैसे निकल गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, यानी बचपन की अवधारणा क्या है। देखो बचपन की अवधारणा के बारे में क्या कहा गया है कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान समकालीन सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार एक सामाजिक उत्पाद है। कि बच्चे बुरे पैदा होते हैं, बच्चे बुरे पैदा ऐसा नहीं कह सकते यार मेरे, बच्चे खाली स्लेट के रूप में नहीं पैदा होते हैं, वो बहुत कुछ सीखने के लिए कोशिश करते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो ये तो गलत हो गया कि बच्चे कुछ भी नहीं शुरू करते हैं और उनकी विशेषताएं पूरी तरीके से पर्यावरण से आकार लेती हैं, यानी बच्चे जन्मजात तो उनके साथ कुछ भी नहीं होता है, पूरी तरीके से पर्यावरण पे वो निर्भर होता है, ऐसा नहीं कह सकते। मैंने पहले बता दिया कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों के गुणनफल के बराबर होती है, दोनों का बराबर बराबर योगदान होता है, मतलब दोनों का इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कह सकते कि केवल पर्यावरण से ही लोग बच्चे ने सब कुछ सीखा है या केवल माता पिता से पैदा होकर ही सब कुछ लेके आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, दोनों गलत हो गए। और यहाँ पे बोला गया कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान जो डेवलपमेंट होता है या बचपन जो होता है वो सभी का समान कैसे होगा, आप बताओ। 4 भाई हो, 5 भाई हो, 2 भाई हो, क्या सभी का बचपन समान होगा, बताओ। है डेवलपमेंट की प्रक्रिया एक सीरीज में होती है, पहले आप छोटे होते हो फिर आप बड़े होते हो, लेकिन सभी का एक जैसे थोड़ी ना हो जाएगा। है कोई किसी फील्ड में अच्छा होगा, कोई किसी फील्ड में अच्छा होगा, कोई लर्निंग में अच्छा होगा, कोई सीखने में अच्छा होगा, कोई डांसिंग में, कोई सिंगिंग में, है ना। हर व्यक्ति जो होगा उसके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है और अलग अलग तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान है सभी की हाइट वेट जो भी होगा वो सेम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये भी गलत हो गया। हमारे पास एक ही बढ़िया लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, कि यहाँ पे समकालीन सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, यानी जो हमारे वैगोत्स्की हो गया है, प्याजे हो गए हैं, इनके अनुसार एक सामाजिक उत्पाद है। बचपन जो होता है वो सामाजिक कण के अंदर आता है, यानी आप उस टाइम पे अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्शन करके सीखते हो, ये एक सामाजिक उत्पाद है। ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की मैं अपने पास से कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूं। क्लियर इतनी बात? चलते समझते कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात बोली जा रही है। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा, रचनावादी दृष्टिकोण बताता है, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिविस्ट suggest that for constructing knowledge is crucial approach। यहां पे क्या बात बोली जा रही है, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या बोला है, जरा सुन लीजिएगा, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट सजेस्ट, यानी रचनावादी दृष्टिकोण बताता है दैट फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इज क्रूशियल अप्रोच, यानी यहां पे कह रहे हैं कि जो रचनावादी दृष्टिकोण बताता है कि ज्ञान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण क्या है, यानी जब हम मीनिंग मेकिंग लर्निंग करते हैं तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी यहाँ पे बात बोल रही है। शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, सजा रटना, रोट मेमोराइजेशन करना नहीं, सजा आपको देनी नहीं, अनुबंधन की बात यहाँ पे नहीं हो रही। जब आप नई इंफॉर्मेशन को बिल्ड करते हैं तो उससे पहले बच्चे को क्या आ रहा है, यानी पुरानी इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, यानी शिक्षार्थी का पुराना यानी पूर्व ज्ञान जो होता है वो इंपॉर्टेंस रखता है। आप पुराने ज्ञान के बेस पे आप मंजिल बनाते हुए चले जाते हो, पहले आप मकान की नींव डालते हो, फिर उस पर मकान खड़ा, फिर 4 मंजिल 2 मंजिल आप बनाते हुए चले जाते हो, है ना। आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, यानी पुराना नॉलेज हमें नई इंफॉर्मेशन को बिल्ड करने के लिए मदद करता है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बात बोली जा रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि वेयर डज द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कंडक्ट एक्टिविटीज, यानी सोशलाइजेशन की बात करें, सामाजिकरण की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। सामाजिकरण क्या होता है, जब आप अपने समाज में रहकर कुछ सीखते हैं, लिखा हुआ है वेयर डज द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कंडक्ट एक्टिविटीज, यानी सामाजिकरण के वाहक कहाँ गतिविधियां संचालन करते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर हम देखो यहाँ पे सामाजिकरण की बात है तो मैं बता दूं आपको कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जब हम अपने समाज में रहकर सीखते हैं। और यहाँ पे एजेंट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए कि प्राइमरी एजेंट क्या होता है, जब भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि प्राइमरी एजेंट क्या होता है, तो प्राइमरी एजेंट जो प्राथमिक संस्था होती है वो हमेशा परिवार यानी फैमिली होती है। क्या होती है, परिवार, जहां पे हमारे पेरेंट्स रहते हैं। अगर सेकेंडरी एजेंट की बात करी जाएगी आपके सामने जब भी सेकेंडरी एजेंट की बात करी जाएगी कि सेकेंडरी एजेंट क्या होता है, तो आप जाओगे स्कूल के साथ में। किसके साथ में? स्कूल, मीडिया, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी एजेंट के अंतर्गत आती है। लेकिन प्राइमरी जो होता है वो परिवार होता है। अगर परिवार के साथ में जो है
पड़ोस भी जुड़ा हुआ है, नेबरहुड जुड़ा हुआ है, तब भी आप प्राइमरी रेजिडेंट को परिवार ही बोलोगे। क्लियर इतनी बात? तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि सामाजिक अड़ के वाहक कहाँ गतिविधियां संचालन करते हैं? जब आप आपस में, सामाजिक अड़ का मतलब ही हुआ कि समाज में रह के लोगों के साथ काम कर रहे हो, है ना, आपस में डिस्कस कर रहे हो, तो वो क्या है, समुदाय की बात यहाँ पे नहीं, स्टेडिया की बात यहाँ पे नहीं, मीडिया की बात नहीं, यहाँ पे सहकर्मी समूह की बात हो रही है कि आप सोशलाइजेशन को, सोशलाइजेशन का मतलब ही समूह होता है ना, कि जब आप समाज में रह के काम करते हैं। तो होपफुली तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बात आपको जरूर समझ में आ जाएगी। कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एज अ सोशल एजेंट इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय, यानी एक सामाजिक एजेंट के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः प्रतिस्थापित हो जाता है। किसके द्वारा? पेशेवर, पड़ोसी, सहकर्मी समूह और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ यहाँ पे, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यानी कि एक सामाजिक एजेंट के रूप में परिवार का प्रभाव अंततः प्रतिस्थापित हो जाता है किस रूप में? बताओ यहाँ पे किसकी बात हो रही? पेशेवर की बात हो रही, पड़ोसी की बात, सहकर्मी समूह की बात हो रही, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो मैंने फिर से बता दिया कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पड़ोसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बताओ? फैमिली एज अ सोशल एजेंट इज एवेंचुअली रिप्लेस्ड बाई, जहां पे परिवार में का प्रभाव जो होता है अंततः प्रभावित हो जाता है। यानी आप अपने परिवार में जो भी सीखते हो वो कहां पे अप्लाई करते हो, किस पे प्रतिस्थापित होता है? वो भी सेम ही है, सहकर्मी समूह, यानी अपने आसपास के लोगों पे ही तो अप्लाई करोगे। जो भी आप पेरेंट्स के थ्रू सीखोगे, जो भी अपने माँ बाप के थ्रू आपने सीखा हुआ है, वो भी आप अपने पेरेंट्स के साथ में, जो भी आपने पेरेंट्स से सीखा हुआ है वो अपने समाज में भी आप अप्लाई करते हो। लोगों से, जैसे माता पिता ने कोई संस्कार सिखाया है तब भी आप समाज में उसको फॉलो करते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। चलिए सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की मैं अपने पास से कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूं, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हो, फिर भी एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं कभी कभी, फिलहाल के लिए तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है कि इन ले वैगोस्की, यहाँ पे वैगोस्की की बात आ रही है। वैगोस्की जो है वो एक रचनाकार है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में बताया हुआ है, जिनकी थ्योरी का नाम है, जिनके हाइपोथेसिस, जिनके प्रिंसिपल का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने कल्चरल टूल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, यानी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है वातावरण को, समाज को इंपॉर्टेंस दी हुई है। क्लियर इतनी बात? चलिए अब इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड एंड द एडल्ट विद इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है वो एक दायरा होता है। यहाँ पे बात करी जाए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है वो एक दायरा होता है कि बच्चा कितनी हदों तक सीख चुका है, यानी उसका जब आप आकलन करते हो तो आपको पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके बारे में वैगोस्की ने बताया था, और ये एक दायरा होता है। तो यहाँ पे किसकी बात बोल रहे हैं कि वैगोस्की के सिद्धांत में ज्ञान का निर्माण बच्चे और वयस्क समीपस्थ विकास के क्षेत्र द्वारा किया जाता है, यानी बच्चे और वयस्क के बीच में आपको पता है यानी कि बच्चे और वयस्क के बीच में क्या एक दायरा है। क्या है? एक दायरा है। बच्चे कैसे सीखते हैं? एक दायरे के बीच में भीतर सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अंदर सीखते हैं, भीतर सीखते हैं। तो हमारे पास बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर नहीं बात? एक होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और यहाँ पे वैगोस्की ने बात करी है इसी की, इसका फोल्डिंग इन सभी की बातें भी वैगोस्की ने ही करी है। क्लियर नहीं बात? चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल आज कुछ 13 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ प्रोग्रेसिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है। यानी हमसे यहाँ पे इन्होंने निगेटिव पॉइंट पूछा हुआ है कि प्रगतिशील कक्षा में क्या शामिल नहीं होता है, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में से शामिल नहीं है, इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो बता दीजिए फटाक से आंसर क्या होगा हमारा, कौन सा निगेटिव पॉइंट है? डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। अगर आप डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हो और टीचिंग लर्निंग मटेरियल अच्छे से उपयोग कर रहे हो तो लर्निंग बेटर होगी, अच्छी बात है, ऑप्शन अच्छा है। गतिविधियों, अनुभवों और चंचल खोजपूर्ण तरीकों से सीखने पर जोर देना, ठीक बात है। जब आप एक्टिविटी कराते हो, एक्सपीरियंस को शेयर करते हो, चंचल मन से अन्वेषण करते हो, खोजते हो, चीजों को सीखने की कोशिश करते हो, तो ये भी बच्चा एक्टिव हो, यहाँ पे मे भी अच्छा ऑप्शन है। केवल संचरित पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर देना, केवल सिलेबस पूरा कराते रहो और कोई काम नहीं करना है, दिन भर रटाते रहो और सिलेबस पूरा कराते रहो, पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए, पता चाहे कुछ भी ना हो, तो अपने आप में गलत बात है। लोकतांत्रिक और स्वतंत्र व्यक्तिगत
अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी, जहां पे बच्चे अपने आप में एक्टिव इन्वॉल्व कर रहे होंगे, बच्चे जहां पे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो अच्छा ऑप्शन है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही इन्होंने हमसे गलत है ना, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी होपफुली। कहीं पर अगर आपको डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करिएगा। ओवरऑल आज हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फिलहाल के लिए तो आपको कहीं पर डाउट रह नहीं गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो मुझे कमेंट करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान कर लेंगे। 110% वही बात है। और आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो मुझे बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा हो तो कमेंट करिएगा। आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो बता देंगे, लाइक शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए मजेदार तरीके से, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना भाई मेरे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। ठीक है, चलो चलते हैं।